तो आज के इस वीडियो में हम 3 सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल है सेंटरोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वैसे लास्ट यूनिट का सवाल है जो शॉर्ट नोट्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा क्या सवाल है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। दूसरा सवाल हमारा होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन और तीसरा होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस सेमेस्टर में पूछने की। तो चलिए वन बाय वन सब पे अच्छे से डाइव डीप करते हैं बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटरोइड ये है क्या, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्या बोल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ अ बॉडी एट विच, ये एट है, हाँ, एट विच होल मास ऑफ दैट बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सेंटरोइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर असली मतलब समझा जाए ना, सेंटरोइड, सेंटरोइड, ठीक है, सेंटरोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों लगभग सेम है, लेकिन अंतर है दोनों में। अच्छा, कोई भी मास हो, जैसे हमारा ये एक प्लेन है, राइट, ये प्लेन है, अगर मैं उसका पूछता आपसे कि इसका बॉडी का पूरा मास का मेन कंसंट्रेशन कहाँ होगा, यानी कि इस बॉडी में मुझे वो पॉइंट बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे वो पॉइंट बताओ जिस पर अगर मैं इस किसी एक्सिस से रखूँ तो पूरा मास जो है इस बॉडी पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो जाहिर सी बात भी सेंटर वाला पॉइंट है कि इस पॉइंट पर अगर हम बॉडी को, इस प्लेट को अगर रोटेट करेंगे तो ये रोटेट करेगा। इस पॉइंट से रोटेट करने पर हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत चाहिए। तो मतलब हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा लोकेशन होता है उसकी किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर बॉडी का मैक्सिमम मास उस पर कंसंट्रेटेड रहता है। तो यही चीज़ें हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटरोइड में। क्या कि हर बॉडी, कोई भी बॉडी हो, जैसे कि ये मेरा स्केल हो गया, ठीक, ये स्केल हो गया, अगर मैं पूछता आपसे इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब कि इसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा इस बॉडी पर जहाँ पर उसका मैक्सिमम ऑफ मास कंसंट्रेटेड रहते हैं। जैसे इस पॉइंट पर अगर देखो, इसके मिड पॉइंट पर, तो यहाँ पे देखना ये बैलेंस हो रहा है, तो मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड इस पॉइंट पर है। तो जिस सेंटर पर ये चीज़ें हो रही है उसी को हम सेंटरोइड और या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, बस बेसिक आइडिया हमको हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर पढ़ता है कि यही बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ अ बॉडी, मतलब कि किसी भी बॉडी को, जैसे हमारा प्लेन है, पॉइंट ऑफ अ बॉडी एट विच, किसी पॉइंट पर, ठीक है, होल मास ऑफ दैट बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो ये मानो ने देखा कि इस बॉडीज पे कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का जो पूरा मास है, इस यहाँ पे इसका स्मॉल एलिमेंट मास होगा, इसका कुछ मास होगा, इस पॉइंट का कुछ मास होगा, इस पॉइंट का कुछ मास होगा, बिल्कुल इस पॉइंट का कुछ मास होगा, लेकिन कुछ ऐसा रीजन होता है किसी पॉइंट पर कि बॉडी का पूरा मास जो है हम एज्यूम करते हैं कि कंसंट्रेटेड है, और ये दिखता भी है नेचर में, जैसे कोई बॉडी रोटेट कर जाता है। बिल्कुल, तो यही बोल रहा है। ठीक है, अब सेंट्रोइड क्या है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एनी शेप वेयर इंटायर एरिया ऑफ दैट शेप इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ये दोनों का परिभाषा सेम है, लेकिन पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, ये इसमें ग्रेविटी वर्ड का मतलब क्या है, किसी 3D ऑब्जेक्ट की बात बोली जा रही है। जैसे कोई भी आपका 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे पिलर हो गया, बीम हो गया, या फिर कोई रॉड हो गया, समझ रहे हो, तो वो 3D ऑब्जेक्ट की बात बोल रहा है। और सेंट्रोइड जो होता है हम बेसिकली 2D ऑब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि कोई रेक्टेंगल हो गया। जैसे अगर सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट चाहिए और इसके लिए हमें 2D ऑब्जेक्ट चाहिए। 2D में बेसिकली क्या हो, कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई स्क्वायर हो गया, कोई ट्रायंगल हो गया, कोई सर्कल हो गया। और 3D में क्या हो गया, कोई स्फीयर हो गया, बिल्कुल ये स्फीयर है, कोई बीम हो गया। यानी कि अगर हम चीज़ें अगर 2D में पढ़े, यानी बेसिकली ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए हम सेंटरोइड मानते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मानते हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, जरूरी नहीं हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर ही है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, ऐसा तब होगा क्योंकि अगर मास यूनिफॉर्म है तब उसका, एक बात ध्यान में रखना, अगर दोनों का मास अगर यूनिफॉर्म होता तब दोनों की चीज़ों को सेम माना जा सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म अगर मास है, पूरे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस बॉडी पर हमारा अगर यूनिफॉर्म है, बिल्कुल, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटरोइड दोनों को सेम मान सकते हैं और वो चीज़ें सेंटर में होगी। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई मास ले लिया, ठीक, ये इस तरीके से कोई हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, किसी मास का टुकड़ा ले लिया, कोई चट्टान ले लिया, तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होगा। अगर हमने कुछ बॉडी को इस तरीके से एज्यूम करा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा ना, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा। तो कोई ना कोई बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोली जा रही है, हाँ, इट इज़ यूज फॉर अ फिजिकल बॉडीज विच कंटेन्स मास। तो ये किसी फिजिकल बॉडीज की बात बोली जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसपे कोई ना कोई मास होता है। जाहिर सी बात है वो ग्रेविटी की वजह से उसका मास कंसंट्रेटेड फील होता है।
सेंट्रोइड में क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स विच कंटेन्स एरिया। तो कोई हमारे ज्योमेट्रिकल शेप हो जाएगा, जैसे कि हमने रेक्टेंगल देखा या फिर कोई सर्कल देखा, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है और ये क्या है, एरिया तो ही ऑक्यूपाई करता है। और इसमें क्या है, इसमें अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप है लेकिन ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, समझ रहे हो, ये पूरे मास को, वेट को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये बेसिकली एरिया के लिए होता है और ये मास के लिए होता है। अब यहाँ पे तीसरा लिख सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर 3D बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात बोली जा रही है, फॉर 3D बॉडीज लाइक अ स्फीयर, रॉड्स, बीन्स, पिलर्स। बिल्कुल सही। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है सेंट्रोइड में, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2D शेप्स लाइक अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमने अच्छे से थोड़े से समझा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड है क्या। बिल्कुल। तो हम जो फिजिक्स में देखते हैं कि कोई ना कोई बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास या फिर होल मास उसको कंसेंट्रेटेड एज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो वो मास किसी ऑब्जेक्ट की बात बोली जा रही है। जैसे कोई भी हो, जैसे मेरा पेन हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग होगा, लेकिन ये सेंटरॉइड जो है हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि कोई रेक्टेंगल, ट्रायंगल हो गया। खैर ये सिंपल हो गया, मैंने चीज़ों को अगर ज़्यादा बोल दिया तो आप वीडियो को 1.5x पे देख लेना। बिल्कुल। अगला है हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, इसको समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चीज़ें पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इनर्शिया का समझते हैं। इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या होता है। बेसिकली इनर्शिया जो है न्यूटन्स के, अरे यार ये इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ओबे करता है, ये फॉलो करता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगी, तो वो बॉडी को हम बोलते हैं कि उस बॉडी में इनर्शिया है। लेकिन यहाँ पे मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब होता है ना कि कोई भी बॉडी का टेंडेंसी होता है घूमने का। अगर कोई भी बॉडी को, ध्यान से देखना, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ये कैसा होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कोई भी अगर बॉडी है ना, अगर हम उसके किसी एक जगह से फोर्स लगाते हैं किसी भी जगह से, तो वो कुछ ना कुछ रोटेशन जो है प्रोड्यूस करता है। तो कोई ना, हर बॉडी में कोई ना कोई रोटेशन का भी एक खेल होता है। जिस तरह इनर्शिया का खेल होता है, तो हर बॉडी का एक रोटेट होने की टेंडेंसी भी होती है अगर एक जगह से हम फोर्स लगाएं। बस उसका फॉर्मूला होता है कि जो फोर्स लगा रहे हैं और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, उसी को ही बोलते हैं मोमेंट, मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कुछ फिजिकल मीनिंग हो गया। दूसरी चीज़ एक आप ध्यान में रखना नोट पॉइंट, कि जब भी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लग रहा होगा तो वहाँ पे एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान से देखना, एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो गई है। जब हमने रोटेशन की बात बोली जा रही है यहाँ पे, तो रोटेशन के लिए यानी कि बॉडी का एक एक्सिस चाहिए कि किस एक्सिस पर वो बॉडी रोटेट कर रहा है। जैसे कि ये मास है, बिल्कुल ये मास हमारा m है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे कि मास जो है इस एक्सिस से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, मान के चलो मैं r लेता हूँ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लेता हूँ और ये मास, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखना मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ये मोमेंट का बेसिकली फॉर्मूला था। मोमेंट ये बेसिकली क्या है, इसको टर्क ही तो बोलते हैं, TUR, हाँ कुछ याद आया, हाँ टर्क ही तो बोलते हैं, यानी कि फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टर्क को ही मोमेंट बोला जाता है, दोनों बात सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ये mr² होता है। अब ये इतना चीज़ों तो हमने समझ लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल क्या है, कोई बॉडी जो है रोटेट कर रही है, रोटेट होने के लिए उसका एक एक्सिस होना बहुत जरूरी है। मैं पूछता कि अगर ये पॉइंट अगर रोटेट कर रहा है, ये मास, तो इसमें जरूर पूछा जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, या क्या इस एक्सिस के अबाउट तो कहीं इस तरीके से तो नहीं रोटेट किया जा रहा है, कहीं इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेट नहीं किया जा रहा है। तो हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक कोई बॉडी का एक जो है क्या बोलते हैं उसका एक्सिस होता है जिसके अबाउट वो रोटेट करता हो, ठीक है। तो ये बेसिक बातें समझ गए। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस में सॉरी यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन है ना, तो यहाँ पे पता है क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है किसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन जैसे कि अगर ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई 2D बॉडी है, ठीक है। अच्छा, आपको बुक में अगर आप डेफिनेशन देखो ना तो लेमिना भी लिखा जाता है, कोई एक प्लेन लेमिना हो, लेमिना ये थोड़ा सा उसमें वर्ड था। लेमिना का मतलब होता है कोई पतला सा स्ट्रिप चीज़ को ही बोलते हैं, जैसे कि ये एक लेमिना हो गया, मतलब ना उसके जो थिकनेस है ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थिकनेस एकदम कम हो, जैसे इसका थिकनेस देखो कितना कम है, तो वही लेमिना ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। तो खैर लेमिना को छोड़ो, किसी हम बॉडी को ही लेते हैं। यहाँ पे एक बात बताना,
ये बॉडी का पूरा मास क्या है, मान के चलता हूँ पूरा बॉडी का मास m है, तो इसके हर पॉइंट पर कुछ कोई ना कोई छोटा मास होगा, उसको मैंने स्मॉल m से डिनोट कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं ये जो रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, लेकिन किस सेंस में है देखते हैं। पहले मान के चलो मैं, ये मेरा एक्सिस है, बिल्कुल ये मेरा एक्सिस है, ठीक। अब इस एक्सिस का ये जो है, ये कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस मास m को ध्यान से देखना, अगर ये मेरा मास m है, बिल्कुल ये मेरा मास m, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर इस बॉडी का सॉरी यहाँ पे शुरू से देखना, अगर इस बॉडी का पूरा मास m है पूरा, लेकिन हर पॉइंट पर कुछ छोटा छोटा मास होगा, हर पॉइंट पर कुछ मास होगा, तभी तो ये पूरा मास मिलकर बना है। अगर मैं पूरा मास की बोलूँ तो हर प्लस इन्फानाइट मास मिलकर m1 m2 m3 इस तरीके से mn इन्फानाइट मास मिलकर ये पूरा बॉडी का मास बना होगा। तो यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट पर ये जो बॉडी है हमारा ना, ये प्लेन लेमिना है, ये बॉडी है, इस पॉइंट पर इसका मास m है, तो यहाँ से अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता, कुछ मान के चलो a डिस्टेंस होता, इस पॉइंट से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता, b डिस्टेंस होता, बिल्कुल सही। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता, कुछ c डिस्टेंस होता। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी को अगर आप चाहिए, तो या दो तरीके होते हैं, या आप सोचते कि छोटे छोटे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ूं, या फिर बॉडी का मैंने बताया कि कोई ना कोई एक सेंटरोइड होगा, कोई ना कोई एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटरोइड बोले चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों सेम होगी कब, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस बॉडी पर जो मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तभी ये रेडियस ऑफ जाइरेशन भी लगता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि अगर इस छोटा सा मास m होता है, ये छोटा सा मास m, सबका निकालने के बजाय इसका आप निकाल लो, कोई कंसेंट्रेटेड मास तो होगा ना, कंसेंट्रेटेड मास तो होगा ना इस बॉडी का, यानी ये जो आपका प्लेन बॉडी है इसका कहीं ना कहीं एक ऐसा मास जरूर होगा जहाँ पर पूरे मास का मेन कंसेंट्रेटेड पार्ट हो। जाहिर सी बात होगा ना, जैसे कि अगर मेरा ये मेरा एक डब्बा हो गया, इसका अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर इसका कुछ मास होता है, इस पॉइंट पर इसका कुछ मास होता है, इस पॉइंट पर कुछ है इसका मास होता है, लेकिन अगर मैं पूरे का मास अगर m एज्यूम करूँ, यहाँ पे कोई ना कोई एक सेंटर में चाहे कहीं एक कंसनट्रेटेड मास तो होगा ना, तो फिर वहाँ से जो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि हमने k मान लिया, बिल्कुल, तो इसी को ही हम रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, अगर किसी बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसका एक कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड मास होगा। अब उसी कंसनट्रेटेड मास से उस एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसी को ही रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही। अब थोड़ा ये डेफिनेशन को देखते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस टू अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी। तो रेफरेंस एक्सिस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सवाल में बोला जा रहा है कि आप कोई भी किसी भी एक्सिस से मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक एक्सिस मान लिया, रेफरेंस एक्सिस का मतलब वही होता है आप यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, ठीक है। तो रेफरेंस एक्सिस का मतलब यही होता है कि आप कई एक एक्सिस जरूर, जैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो कोई एक्सिस चाहिए ना, जैसे हमारा एक बॉडी हो गया, ये प्लेन लेमिना हो गया, प्लेन लेमिना मतलब ये बॉडी का थिकनेस कुछ होना चाहिए, ठीक। हाँ, ये कोई एक प्लेन लेमिना हो गया, कोई भी आप एक्सिस मान लो, इसको रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। तुम बोलोगे कि नहीं मैं यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो आप कोई भी एक एक्सिस मान लो, उसको ही रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। तो ध्यान से समझना, द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस एक्सिस टू अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस एक्सिस टू अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का, ठीक है। वेयर होल एरिया और मास, एरिया बोलो चाहे मास बोलो, दोनों का सेम है। मैंने बताया कि सेंटरोइड के केस में एरिया होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में मास होता है। तो आप दोनों चीज़ें में से कोई भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें सेम ही होगी। तो बॉडी वेयर होल एरिया और मास ऑफ दैट बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी कंसेंट्रेटेड, अज्यूम्ड बोल दो, या फिर मतलब कंसिडर्ड की जगह आप अज्यूम्ड भी बोल सकते हो, अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड। इट गिव्स द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेम है, सोम नहीं, ये सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दैट रेफरेंस एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको शायद समझ में आ रही है। जैसे प्लेन लेमिना है, जैसे मैंने बताया कि हर बॉडी का कोई ना एक कंसेंट्रेटेड मास होता ही है, जहाँ पर उस बॉडी का मैक्सिमम मास उस पर कंसेंट्रेट करता है। फिर वहाँ से हमने जो रेफरेंस एक्सिस लिया है उसके बीच का अगर डिस्टेंस जो है के, तो यही हमारे रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। अगर दो व्यक्ति को बुलाया जाता है, या तो क्या करता है, इसका देखता है कि बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड कहाँ है। बिल्कुल, तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। अच्छा, दोनों चीज़ें क्यों सेम बोली जा रही है यहाँ पे, शुरुआत में मैंने डिफरेंस बोला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड।
दोनों चीज़ें सेम तब होगी जब बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब दोनों केस में चीज़ें सेम हो सकती है, ठीक है। तभी आप दोनों चीज़ें सेम बोलना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटरॉइड। तो यहाँ पे मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, इस जो मास का कंसनट्रेटेड मास को कहीं एज्यूम करता है कि हाँ इस पूरे बॉडी का कोई ना कोई पॉइंट होगा इस बॉडी पे जिसका कंसनट्रेटेड मास होगा, तो हम जिस रेफरेंस एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और वही जो डिस्टेंस होती है वही रेडियस ऑफ जाइरेशन होती है। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबव दिस एक्सिस आई बराबर एम के स्क्वायर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ जिरेशन वही डिस्टेंस होता है जहाँ पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जाता है और उस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस हम मानते हैं, कोई रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं, तो एम के स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप भूलना मत यार। जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक मास है, बिल्कुल सही, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा और ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो इसका मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यही बात है कि आई बराबर एम के स्क्वायर और आई बराबर ए के स्क्वायर बोल सकते हैं, या मास बोलो चाहे एरिया बोलो। अगर देखना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में मास होगा और मैंने बताया कि सेंटरोइड के केस में एरिया होगा, बिल्कुल सही। तो के बराबर अगर रखा तो आई अपॉन ए रूट ये हो जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन का ये फॉर्मूला हो गया, ये आप दिखा नहीं, शॉर्ट नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर मास इज अ होल कंसंट्रेटेड मास ऑफ बॉडी, मतलब कैपिटल एम जो है होल कंसंट्रेटेड मास ऑफ बॉडी है, बिल्कुल। या फिर एरिया की बात करें तो होल एरिया ऑफ अ बॉडी या होल कंसंट्रेटेड एरिया, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो होल कंसंट्रेटेड एरिया ऑफ अ बॉडी, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेकन अबाउट, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हो तो बेसिकली ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हो। फिर उसके बाद इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेकन अबाउट वाई एक्सिस तो के वाई है, इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर देना। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन आप, आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी। बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होता है, हर बॉडी का कोई ना कोई कंसंट्रेटेड मास होता है, फिर वहीं से डिस्टेंस जो होता है जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं उसे कोई रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या करता है, ये बहुत ही सिंपल है। परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे अब आसानी से समझना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है। एक बात बताना, मैं आपको कोई भी प्लेन देता हूँ, बिल्कुल ये हमारा क्या है, प्लेन है। किसी भी प्लेन में अगर तीन एक्सिस आपको ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे क्या है, दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है। अगर यहाँ पे एक्स और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दो एक्सिस तो एक प्लेन में हो सकती है। तीसरी क्या है, तीसरी इसके परपेंडिकुलर हो गई, चीज़ें दिख रही है, तीसरी इसकी परपेंडिकुलर होती है। तो वही बताई बोली जा रही है, ध्यान से देखना। अगर ये एक प्लेन है जैसे एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, बिल्कुल ये, तो हमारे पास जेड एक्सिस क्या होगा, ये हमारे पास एक जेड एक्सिस होगा। तो कोई भी प्लेन है, जैसे मेरा ये हाथ है ना, हाथ, हाँ, तो ये एक प्लेन मान लो, तो दो चीज़ें एक दूसरे को तो पैरेलल होगी, ठीक। यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को आपने देख लिया, तो कोई ना कोई तीसरी लाइन जेड एक्सिस होगी जो इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, जो ये जेड एक्सिस का, ये ध्यान से देखना मेरे हाथों को, हाँ, अगर ये जो जेड एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। यही बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल रहा है। तो आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कोई भी एक बॉडी हो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल, तो ये एक जेड एक्सिस इसके जो है इसके बीच में ये निकाल रहा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, बिल्कुल। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ध्यान से देखना, इस प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल रहा है। यहाँ पर पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम states that the moment of inertia of a plane body about its perpendicular axis, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन बॉडी। अब देखना, ये मेरा कोई एक प्लेन बॉडी हो गया, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, तो कोई मान के चलो मैं यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरीके से ले लेता हूँ, कोई एक्सिस इसके चीरते हुए इसके अंदर से जाएगी, कोई परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, तो जो रेस्ट जो बचे हुए दो एक्सिस होंगे तो जाहिर सी बात है इस प्लेन पे होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है कि वो दोनों जो एक्सिस होंगे, जो एक्स और वाई, वो दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वाई इधर से जा रहा है तो ये एक्स इधर से चला जाए, तो ये नहीं है, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो लेकिन इस प्लेन के पैरेलल हो, और जो तीसरा एक्सिस जेड हो ये इसके परपेंडिकुलर हो, समझ रहे हो। तो जो दो एक्सिस है इस प्लेन के पैरेलल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस है वो इन प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझे। तो बिल्कुल सही। एक बार फिर से पढ़ते, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन बॉडी अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, ये मैंने कट कर दिया है, आप हटा देना इसको, इज इक्वल टू द
सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज पैरेलल एंड पासेस थ्रू द सेम प्लेन। उसी प्लेन से ये पास करना चाहिए और ये दोनों भी इस प्लेन के पैरेलल, ध्यान से देखना, इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है, ये एक्स और वाई एक्सिस, ये प्लेन के पैरेलल है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और एक तीसरा हमारा जो जेड एक्सिस है ये इस प्लेन को चीरता हुआ जा रहा है, तो ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। तो यही बात बोली जा रही है कि अगर ये मेरा पेन है, इस पेन के परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, यही परपेंडिकुलर एक्सिस बोलते हैं। सो लेट्स सपोज टू एक्सिस, इसको मैं आपको ना थोड़े से डायग्राम से दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा कोई एक बॉडी हो गया, बिल्कुल, ये कोई प्लेन लेमिना हो गया। अब बॉडी बोलो या फिर कोई प्लेन लेमिना भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई पतले का स्ट्रिप हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके पैरेलल ये बॉडी जो है ना, बॉडी है, इसके पैरेलल दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जाहिर सी बात है किसी प्लेन में तो दो ही एक्सिस होंगे, लेकिन तीसरा एक्सिस जैसे ही हमारा आया, ध्यान से देखना, ये तीसरा एक्सिस जेड है, ये इसको बेसिकली चिरता हुआ जा रहा है, जेड एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड का होगा वो सम होगा इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस एक्सिस का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस का। तो यही जो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है। तो लेट्स सपोज टू एक्सिस एक्स एंड वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बेसिकली ये क्या है, एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, एंड पैरेलल टू द प्लेन बॉडी, जो प्लेन बॉडी जो है इसके पैरेलल है, बिल्कुल सही, इस प्लेन पर है तो पैरेलल ही तो है, बिल्कुल। एंड अ थर्ड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर द सेम प्लेन, और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक थर्ड बॉडी होना चाहिए और दो तीनों जो है मीट करना चाहिए। द प्लेन बॉडी एंड मतलब कि थर्ड जो है जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन, देन अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बिल्कुल सही, ये आप डायग्राम बना देना, अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आई जेड बराबर। अच्छा, ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा सीध करके दिखाऊंगा, हालांकि इसका डेरिवेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन आप चीज़ों को फील ले सकते हो, ध्यान से देखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो फोर्स लग रहा है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फोर्स नहीं, मतलब कि जो मास है, सॉरी हाँ, जो मास है उसका या फिर जो एरिया है, एरिया क्या है बेसिकली सेंटरोइड के लिए, बिल्कुल सेंटरोइड के लिए, और मास क्या हो सकता है, ये मास किसी 3D ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, CG से ही डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखना यहाँ पे कोई एक प्लेन बॉडी है, यहाँ पे कोई पैरेलल जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ये एक्स और वाई जा रही है, बिल्कुल, और ये कोई तीसरी एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर जा रही है, जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कोई एक मास ले लेता हूँ, बिल्कुल, यहाँ पे कोई एक मास ले ले रहा हूँ। अब इसका मास क्या है, एम हो गया, मान के चलो इसका पूरा मास कैपिटल एम है, लेकिन इसके छोटे से मास के लिए अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। अब बताना, एक्स एक्सिस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, एक्स एक्सिस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इसको मान के चलना मैं ए मान लेता हूँ, बिल्कुल। अब देखना वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखना यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करता हूँ। ये हमारा हो गया जेड एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, और ये हमारा हो गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप समझ रहे हो, हाँ, ये जेड एक्सिस जो है इस प्लेन को चिरता हुआ जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मास ले लिया, स्ट्रिप हमने मास ले लिया, ठीक, अब इसका डिस्टेंस हमने ए मान लिया, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना है ये, बिल्कुल, और यहाँ से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बी मान लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, लिखना भी आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किस तरीके से करते हैं। तो आई एक्स का मतलब होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, मास इंटू और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, मास इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसका लेंथ क्या होता है, बेसिकली जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होता है इस मास का, इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री का जब फॉर्मूला लगाओगे, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, बिल्कुल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेसिकली यही क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कोई मान के चले इसका लेंथ हमारा सी मान लेता हूँ, तो सी का लेंथ ये हो जाएगा, समझ रहे हो, सी का लेंथ ये हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ये होता है कि जो मास है उस बॉडी का इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी का स्क्वायर, हमारे पास सी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर बेसिकली प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मास इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये एम और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। और ये एम ए स्क्वायर क्या है, अब प्लस एम बी स्क्वायर बराबर आई जेड,
समझ रहे हो? हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, एम ए स्क्वायर का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस अबाउट वाई एक्सिस, और ये आई जेड। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड था वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर आ गया। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन आप ध्यान में रखना है। बेसिकली क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन बॉडी अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। बिल्कुल सही, इस प्लेन बॉडी का कोई ना कोई तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस तो होगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने इसका परपेंडिकुलर एक्सिस तो ये मान लिया जैसे कि परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के पैरेलल अगर कोई दो लाइन है, दो एक्सिस है जो प्लेन के पैरेलल है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इन दो पैरेलल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक, तो परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये चीज़ें नहीं है काट देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज पैरेलल एंड पासेस थ्रू द सेम प्लेन। इस बिल्कुल इसी सेम प्लेन से ये दोनों लाइन को पास करना चाहिए जो पैरेलल में है इस प्लेन बॉडी के। तो इसको हम लैमिना भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवालों में, मतलब सवाल बोल रहा हूँ, आपका डेफिनेशन अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे प्लेन बॉडी की जगह लेमिना भी लिख रहा होगा, प्लेन लेमिना, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, उसका डेरिवेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आई होप ये 3 सवालों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल सेम, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटरोइड, बिल्कुल आपने समझा। ये बेसिकली मास के लिए, ये एरिया के लिए होता है। दोनों चीज़ें सेम कब होंगी, मैंने बोला था कि दोनों चीज़ें सेम तब होगी जब इस पर ध्यान से देखना, मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मास इस बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटरोइड दोनों चीज़ों को आप सेम मान सकते हो। ठीक है, तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सवालों में। बाय।